न्यूज़ का अपने इंटरव्यू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ कि अपने अपने बारे में मुख्तसर तौर पर आप बताइए कि आपकी तालीम कहाँ से हुई और पॉलिटिकल करियर आपने कब शुरू किया। शुक्रिया खुर्शीद भाई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी मैंने आप बीती या मेरा बायोग्राफी जो राजनीतिक जीवन से या मेरा अपनी ज़िंदगी का जीवन से है, उसके लिए आपने मुझे मेरे पास आकर मुझसे इंटरव्यू लेने का जो ख्वाहिश जाहिर किया। मैं उतना बड़ा भी नहीं हूँ और मैं उतना छोटा भी नहीं हूँ, क्योंकि सियासत की दुनिया में जब से मैं आया हूँ तब से मुझे ऐसा लगा कि सियासत दरअसल एक सामाजिक खिदमत का। नहीं वो तो सर शायद भाई ये बताए आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, प्राइमरी तालीम आपने कहाँ से हासिल किया, पॉलिटिकल कब सफ़र कब ने शुरू किया? प्राइमरी तालीम हुई थी रबानिया प्राइमरी स्कूल जो हार्डन रोड में था। उसके बाद हमने ईदगाह हाई स्कूल में अपने क्लास 10 तक जो सफ़र था माध्यमिक के एग्ज़ाम 1981 में मैंने दिया। उसके बाद मैंने बीसी कॉलेज में, उस वक्त हालात ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया। मेरे वालिद साहब का सर्विस जा चुका था और परिवार में मैं सबसे छोटा था। ये मेरे लिए बदनसीबी भी है और खुशनसीबी की बात है कि मेरे वालिद साहब ने जिस तरीके से मेरी परवरिश की, मैं अपने वालिद अपने वालदा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया था जो मेरा तरीका इस्लाम है कि बेटा समाज में अगर आप तुमको रहना है तो अखलाक से रहना, अखलाक से ही इंसान की पहचान है। अगर अखलाक नहीं तो आप किसी भी लायक नहीं रहोगे दुनिया में अपनी मकबूलियत या शोहरत हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है, अखलाक के बगैर तो हम लोग कुछ है भी नहीं ये। अच्छा शायद पहले की सियासत में और आपकी सियासत में क्या फ़र्क है? पहले की सियासत जो था वो समाजी खिदमत का मिजाज लेकर लोग सियासत की मैदान में आते थे और लोगों का सेवा करके अपने आप को फ़ख्र महसूस करते कि हम इस इलाके में जो राजनीति अपना स्टार्ट किया है या सियासी पार्टी का में जुड़कर उनका एक ही मकसद था कि हम लोगों के साथ में उनके दुख मुसीबत में अगर खड़ा रहेंगे तो यकीनन मेरी अच्छाई को देखकर मेरी पार्टी को वोट भी देगी और वही मिजाज लेके लोग राजनीति करते थे। लेकिन अभी का जो हालात है, जो अभी जो सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है सियासत में, हम समझते हैं कि 80% आदमी शायद करप्शन में डूबे हुए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, और आज भी 20% अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अच्छा क्या सियासत मुकम्मल तौर पर तजारत में तब्दील होते जा रही है? अभी जो हालात है सियासत का मतलब है तजारत। कुछ लोग जो नया जनरेशन ये सोच रहे हैं कि सियासत करने में बहुत ज़्यादा कमाई है, बहुत ज़्यादा उसमें शोहरत के साथ साथ रुपया भी कमा सकते हैं, तो अब सियासत तजारत बनती चली जा रही है। अच्छा एक बात है शायद भाई कि जब इलेक्शन का वक्त होता है तो अपने माशरे में देखते हैं कि बहुत सारे नेता उभर जाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर वो लोग चले जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं। तो ऐसे रहनुमा, ऐसे नेता को क्या बोलेगा? ऐसे लोगों को हम नेता नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन का पीरियड आया और हम इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, बस वाल में उनका नाम लिखा गया, चंद पोस्टें दीवारों में लग गई, थोड़ा बहुत शोहरत हासिल किया, उसके बाद लोगों को भजाना शुरू किया कि हम इलेक्शन में खड़े हुए थे, हम लीडर हैं, उसके बाद 5 साल कहीं नज़र नहीं आता, फिर इलेक्शन पीरियड होता है, फिर मिजाज बनाते हैं या किसी न किसी अपने इलाके में दूसरे पार्टी के साथ में समझौता करके ये सोचते हैं कि हम तो अगली बार खड़ा हुआ था, इस बार नहीं खड़ा हूँगा, तो वो तजारत शुरू कर देते हैं। अच्छा अगर सियासत की बात की जाए तो क्या सियासत करने के लिए पैसा का होना ज़रूरी है? सियासत करने के लिए पैसा का बहुत होना ज़रूरी है। पैसा अगर नहीं है तो आप सियासत नहीं कर सकते। लेकिन क्या इन दिनों ये देखा जा रहा है कि अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए चमचागिरी कितना माने हैं? क्या चमचागिरी करके ही आप सियासी दुकान चमका सकेंगे? देखिए चमचागिरी का तो लगता ही दौर ही आ चुका है, और चमचागिरी शायद जो लोग करते हैं ना, शायद वो समझते हैं कि हम काफ़ी चालाक हैं, लेकिन अभी भी अच्छे सियासतदान हमारे शहर में भी हैं। वो चमचों को अच्छी तरह पहचानते हैं कि चमचा को सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह तक ही लाया जाता है और उसको चिबा कर खाकर टेस्ट को, जायका को समझ जाते हैं कि ये चमचा काम का है या काम का नहीं। तो सियासतदान जो सही मानों में सियासतदान जो 24/7 करते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है कि सियासत करके लोगों का सेवा करें। ऐसे लोग आसनसोल शहर में हैं हमारे पार्टी के अंदर में, वो चमचा को पहचानते हैं कि चमचा का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। अच्छा आप तो खैर बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, अच्छे सियासी रहनुमा बनने के लिए किन किन बातों को होना ज़रूरी है? अच्छे सियासी बनने के लिए इखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम धर्म की किताबों में लिखी हुई है
जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का वरदान। और हमारे इस्लाम में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का जो तबलीग का आगाज़ किया था, माने आगाज़ तो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको ये आखिरी नबी के हैसियत से वो हमारे दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने सबसे पहले इंसानियत का पैगाम दिया था, मोहब्बत का पैगाम दिया था, भाईचारगी का पैगाम। अच्छा शाहिद भाई, ये है कि जो नई नस्ल अभी स्टूडेंट है फिर वो पॉलिटिक्स में आएंगे, तो जो नई नस्ल सियासत में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि नई नस्ल को सियासत में आना चाहिए, लेकिन पढ़ लिख कर आना चाहिए, क्योंकि अगर तालीम नहीं है तो आप सियासत नहीं कर। क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि पहले आप तालीम हासिल करो, पैसा कमाओ, जॉब हासिल करो, उसके बाद जो खाली वक्फा बचे तब सियासत करो। क्योंकि अगर सियासत करने में अगर आपका तालीम का बूबास अगर सियासत में अगर आपका नज़र नहीं आया तो फिर इस मुल्क का, इस शहर का, इस गली का, इस मोहल्ले का जो हालात आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जो सियासत के मैदान में किसी न किसी मजबूरी का था उसको पार्टी टिकट दे रही है। ये भी एक पार्टी के लिए मजबूती है। राजनीति में ऐसा होता है और होता आया है। हम समझते हैं कि रवायत टूटना चाहिए। नौजवान नस्ल को पढ़ लिख कर रोज़गार तलाश करने के बाद ही सियासत में आना चाहिए। अच्छा, सियासत में जो हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काउंसलर बनते हैं, तो काउंसलर बनने के बाद वो पैसा के पीछे भागने लगते हैं। ऐसे काउंसलर को क्या बोलेगा? कुछ लोग नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि 75 या 70% जो काउंसलर हैं उनमें तो मैच्योर्ड बहुत कम ही नज़र आते हैं। और वो समझते हैं कि अगर मुझे टिकट मिला और मैं जीत गया तो बस मेरा 5 साल यही काम होना चाहिए कि हम कैसे किस तरीके से पैसा कमाएं। और वो ये मिजाज लेके नहीं रहते हैं कि हम कैसे लोगों का दिल में अपनी जगह बनाएं कि अगला 5 साल भी हम पार्टी के बैनर के साथ साथ अपने ही कैली पर भी जीत सकें। बहुत सारे लोगों ने 5 साल अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया, हमारी ही पार्टी का बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो 5 साल अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अचानक जब इलेक्शन का पीरियड आता है तो वो ये नौजवान नस्ल जो बोला ना तालीम की कमी का वजह कर, नौजवान नस्ल को सियासत में ज़रूरी आना चाहिए। क्योंकि मुल्क की बागदौड़ नौजवानों के अगर हाथ से ही आगे बढ़ सकता है। कोई भी आंदोलन में देखिए बेगर जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं उस काउंसलर को क्या बोलेगा? देखिए, उस काउंसलर को तो हम यही कहेंगे कि आप अपने साथ साथ अपनी पार्टी का भी नाम को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हमने बोला ना कि जो लोग 4.5 साल 5 साल पार्टी के लिए अपने इलाके में तरक्की का नाम पर कॉर्पोरेशन के माध्यम से जो भी काम करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक अच्छा उम्मीदवार भी इसलिए हार जाता है क्योंकि रात के इलेक्शन से एक दिन पहले रात के अंधेरे में कुछ नौजवानों को दारू के पैसा देकर, शराब का पैसा देकर, 500-1000 रुपये में ऐसे लोगों को पैसा देकर जो कम से कम 10 फैमिली को अपने अंडर से वोट दिलवा सके, इस किस्म का जो हालात जो पैदा हो रहा है, तो हम समझते हैं कि ये हालात को ख़त्म करने के लिए अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए। और काउंसलर को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आपको अगर काउंसलर बने हैं तो आप 24/7 अगर आपके पास वक्त है तब आप काउंसलर के लिए खड़ा होने के लिए आपको हाँ करना चाहिए। और अगर नहीं है तो कम से कम ऐसा काम मत करिए। सियासत जो है वो बड़ा मज़ेदार चीज़ का नाम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खिदमत खल करने के लिए प्लेटफॉर्म तलाश करते हैं, लेकिन आपको 5 साल एक पार्टी का ज़रिया एक काउंसलर के हैसियत से आपको खिदमत खल करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आप खिदमत खल करने के बजाय अपनी पॉकेट को गर्म करते हैं। आपको जो वक्त मिला है उसको पैसा के सामने जाया ना करें। पैसा देखिए, पैसा के सामने जाया करना मतलब हम समझते हैं कि वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जो हैं ना बड़ी दुखी लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम नहीं करके भी हमारी पार्टी दीदी का जो सिंबल है, लोग दीदी को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे भी काउंसलर हैं जो दीदी का मोहब्बत और दीदी का काम देखकर इलेक्शन पीरियड में जीत जाते हैं। नहीं, और ये शायद बस सच्चाई भी है कि कुछ काउंसलर ऐसे हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते और यकीनी तौर पर वो पब्लिक के लिए खिदमत खल के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, अब आखिरी मेरा ये सवाल है कि आप चूँकि एक मैच्योर पॉलिटिशियन और आपने एक लंबा अरसा से सियासत की है, तो किनकी सियासत ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? ओवरऑल जो हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो जब मैं अपने आप को मैच्योर समझा, सियासत को थोड़ा बहुत समझने लगा, मेरे वालिद साहब पेपर देते थे मेरे को रोज़ाना। उस वक्त अखबार की कीमत 25 पैसा हुआ करती थी, आज़ाद हिंद। तो मेरे वालिद साहब बोलते, बेटा ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, सियासत भी जानना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ते तालीम हासिल करते वक्त करते रहो। तो उस वक्त हमने देखा था इंदिरा गांधी जो डायनेमिक लीडर का तौर पर पूरे भारत में जिस तरीके से अपने राज को चलाया था, एक डायनेमिक लीडर के हैसियत से मुझे गर्व लगा इंदिरा गांधी को। उस दौर में इंदिरा गांधी को देखकर जब मैं अपने आप को नौजवान फील करने लगा, मैच्योर फील करने लगा,
तो मुझे इंदिरा गांधी से बहुत मुतासिर था। उसके बाद मैं रियासत की तरफ जब ताका, आहिस्ता आहिस्ता जो रियासत में सीपीएम का जो हुकूमत में जिस तरीके से जो लड़ाई हमारे कांग्रेस की तरफ से लड़ी जा रही थी, बहुत सारे लीडर को हमने देखा लड़ाई सीपीएम से लड़ा, लेकिन बहुत सारे लीडर ने तालमेल बनाकर सीपीएम के साथ में एक राब्ता बनाया था और वो सीपीएम को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। अचानक एक लेडी को देखा बंगाल की सरजमीन पर, एक नौजवान लेडी जो कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का सभापति रियासती मगरबी बंगाल के बनाई गई। उससे कबल वो काफ़ी एक्टिव थी, तो उसे राजीव गांधी ने यूथ कांग्रेस का रियासती मैंने प्रेसिडेंट बनाया, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को मैं देखने के बाद ऐसा लगा कि बंगाल में एक बदलाव का जो माहौल लगातार पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था सीपीएम को हटाने का, ये वही वाहिद लीडर को जिसको राजीव गांधी ने चुना है, यही वो सच्चा और बहुत लड़ाकू लीडर है, जो यही वो लेडी है जो बंगाल से सीपीएम को हटा सकती है। उनका ये एक्टिविटीज़ देखकर मुझे ममता बनर्जी को अपने दिल से ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत मुतासिर किया। अच्छा, आसनसोल की बात कीजिए, आसनसोल में किन की पॉलिटिक्स ने आपको मुतासिर किया? देखिए, आसनसोल में तो बहुत सारे लीडर को हमने देखा है और मेरे काफ़ी सबसे साथ अच्छे ताल्लुकात रहा कांग्रेस के लीडरों के साथ में, और किसी के साथ मेरे ताल्लुकात ख़राब नहीं रहा है। सब अपने अपने जगह पर अच्छे थे, लेकिन जो मेरे को मुतासिर किया वो नाम मोलाय घटक था, जिन्होंने हम नौजवानों को उस दौर में जब हम लड़ाई लड़ने के लिए सीपीएम के मैदान में आया करते थे तो हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता था। मोलाय घटक साहब हम लोग को बुलाकर माइक का पैसा और जो कुछ भी ज़रूरियात का पैसा लगता था वो हम लोग को दिया करते थे कि तुम लोग का पास तो बेकार है, तुम कहाँ से पैसा लाओगे। तो मोलाय घटक से हम लोग बहुत मुतासिर थे। उनका पेशेंस देखकर हम खुद अपने आप में एक बदलाव लाना कोशिश किया कि अगर हम मुलायदा जब पेशेंस रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रखते। मुलायदा को मैंने देखा, उनको बहुत वाच किया कि इतना हिम्मत, इतना पेशेंस शायद मोलाय घटक का जैसा पूछे पश्चिम बर्धमान, मैं पगड़ाने की बात करूंगा तो कुछ लीडर को लग जाएगा। मैं समझता हूँ पूरे बंगाल में अगर चंद 10 लोगों में अगर किसी का नाम अगर आता है जिसके अंदर पैशन है, जिसने पार्टी को बहुत ऑक्सीजन दिया, उसका नाम है मोलाय घटक, मोलाय घटक, मोलाय घटक। और मोलाय घटक ने आसनसोल के लिए बहुत सारे काम भी किया है, हम लोग उनके कामों को देखता है। अब आखिर में जो सियासत के ताल्लुक से क्या मैसेज है जो सियासत कर रहे हैं? देखिए, हमने तो जो कांग्रेस किया, तमाम तृणमूल कांग्रेस के भी जो पुराने दिग्गज लीडर हैं वो तमाम कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे, लेकिन कांग्रेस में बोला ना कुछ लोग जो सीपीएम के एजेंट थे, बाद में कुछ लोग बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं, और अभी भी सब कांग्रेस में जितने भी लोग बंगाल में जो रियासती में पार्टी से बिलोंग करते हैं वो तमाम बीजेपी के एजेंट है। उनका सिर्फ एक ही खार है कि ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। उनको मोदी से कोई खार नहीं, बंगाल के कांग्रेसी को उनका सिर्फ खार है ममता बनर्जी से। तो हम तो ममता दीदी के साथ साथ मोलाय घटक से बहुत मुतासिर हुए हैं, और जब तक मैं मोलाय घटक में हमारे आसनसोल में जो उनके नेतृत्व में जब तक मोलाय घटक हमको अपने लायक समझेंगे, मैं मोलाय घटक को ही मेरा ही बंगाल आसनसोल शहर में मेरा वो पहला तृणमूल कांग्रेस में जब से मैं आया और मेरा वो आखिरी लीडर होंगे। और मोलाय घटक के सिवा हम तमाम लोगों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोलाय घटक के आदेश को मानना हम समझते हैं कि ममता बनर्जी के आदेश को मेरा आइडियल हो गया ममता। चलिए, शायद भी आपके शेड्यूल बिजी थे, फिर भी आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।